जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी जब आदिवासी गौरव की बात करते हैं तो यह सिर्फ हेमंत सोरेन के जेल जाने की बात नहीं है, यह पिछली भाजपा सरकार द्वारा भूमि कानूनों में बदलाव करने के प्रयासों के बारे में भी है, या उन्हें हिंदू समुदाय का हिस्सा मानने के प्रयासों के बारे में भी है। ऐसा लगता है यह सवाल तो हम लोग भाजपा द्वारा पार्लियामेंट में आदिवासियों को हिंदू बताने का है, इसको ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी से एक नैरेटिव बन रहा है कि भाजपा जो है आदिवासियों को हिंदू बता रही है और वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। बाबूलाल मरांडी ने जवाब दिया कि यह कई वर्षों से चल रहे दुष्प्रचार अभियान के कारण है, लेकिन अन्य पार्टी ने आदिवासियों को भाजपा की तरह सम्मान नहीं दिया। मैं लोगों से कहता हूं कि वे याद रखें कि कांग्रेस ने 55 वर्षों में आदिवासियों के लिए अलग राज्य की मांग के साथ क्या किया। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने आदिवासियों के लिए अलग राज्य बनाने के भाजपा के वादे को पूरा किया। इस पर मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, चूँकि झारखंड के राज्य बनने से राज्य में भाजपा की सरकार बन रही थी, इसीलिए नया राज्य बनाया गया था, ना कि आदिवासियों की मांग को पूरा करने के लिए। राज्य बनने के बाद 50 से 60 एमओयू पर भाजपा ने पूंजीपतियों के साथ हस्ताक्षर करके आदिवासियों की ज़मीन ही लूटने का काम किया था। फिर मरांडी याद दिला रहे हैं कि मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को पहली महिला राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आज तक इस राष्ट्रपति ने आदिवासियों के लिए क्या किया। दलित राष्ट्रपति वेंकटरमन ने तो आदिवासियों की संवैधानिक सुरक्षा पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में चिंता जाहिर करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उस समय भाजपा की सरकार ही संविधान के 5वें अनुसूची को संशोधन करने के गुप्त एजेंडा पर काम कर रही थी और ऐतिहासिक समता जजमेंट को पलटने के प्रयास में थी, जिसके कारण तत्कालीन राष्ट्रपति को आदिवासियों के बारे में वैसी चिंता जाहिर करनी पड़ी थी कि यदि आदिवासियों के हितों को हम ध्यान नहीं देंगे तो प्रकृति को क्या जवाब देंगे। फिर मरांडी याद दिलाते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में 2 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आपको और क्या चाहिए। हमें भी भाजपा को याद दिलाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री ने ही फर्जी आदिवासी ग्राम सभा करके अडानी को हसदेव अरण्य की ज़मीन दे दी, जबकि वहाँ के आदिवासी अपने जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन को लूटने वाली बात हो गई, उस पर भाजपा की राय स्पष्ट होनी चाहिए। भले भाजपा कोई राय इस पर नहीं दे, लेकिन लोगों को अब स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा अडानी के साथ है, जल, जंगल और ज़मीन के साथ नहीं। इधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के 1 सप्ताह के अंदर आरएसएस के कार्यक्रम में शिरकत करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि सरकार आरएसएस के निर्देशों से चलेगा, न कि संविधान से। फिर बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि हमने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी और उनका सम्मान किया। क्या भाजपा के आने से पहले बिरसा मुंडा का सम्मान नहीं था? हकीकत तो यह है कि बिरसा मुंडा को ये लोग हड़पने की हैसियत से उनके कार्यक्रमों को ये लोग बढ़ चढ़ कर मना रहे हैं और बिरसा मुंडा का हिंदूकरण कर रहे हैं। आरएसएस और भाजपा के शासन में बन रहे बिरसा मुंडा की मूर्तियों को ये लोग मशाल पकड़ा रहे हैं, जबकि आदिवासी तीर धनुष से लड़ाई लड़ता है, न कि मशाल से। आग से आदिवासी भोजन पकाता है और जंगली जानवरों को दूर भगाता है। फिर ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया है वैसा किसी और ने नहीं किया। वे यानी कि जेएमएम और कांग्रेस आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं। यह ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आप ही बताइए, राजनीतिक पार्टियां राजनीति नहीं करेंगी तो क्या करेगी। इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे पूछा कि फिर भाजपा लोकसभा चुनाव में सभी आदिवासी सीटें कैसे हार गई। उन्होंने कहा कि यह एक दुष्प्रचार अभियान का नतीजा था, जबकि आदिवासियों के नज़र में लोकसभा का जो रिजल्ट था वो आदिवासियों की जागरूकता का नतीजा था। यही समस्या है राजनीतिक पार्टियों का। जनता जागरूक हो जाती है तो आरोप लगाने में व्यस्त हो जाती है कि उसके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। जागरूकता को उन्होंने दुष्प्रचार का नाम दे दिया। अगला सवाल जब पूछा जाता है कि पिछले 24 सालों में आधे से ज़्यादा समय तक तो बीजेपी की सरकार यहाँ रही, इस पर मरांडी जवाब देते हैं कि 24 सालों में से 13 साल बीजेपी में शासन में रही और बाकी 11 साल दूसरे सत्ता में रहे। लगभग एक ही बात है, बराबर है। हमें क्या दोष दिया जा सकता है? बीजेपी ने ही सड़कें बनवाई, बिजली लाई, और क्या चाहिए। काम तो चल रहा है। ये इन्होंने नहीं बताया कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रयास किया,
55-60 MOU पर हस्ताक्षर किए, मोमेंटम झारखंड में हाथी उड़ाए, ये नहीं गिना रहे हैं। अगला सवाल पूछा जाता है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सीएम कौन होगा। कई उम्मीदवार दिख रहे हैं। उनका जवाब आता है कि एक बार जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो सीएम तय हो जाएगा, मतलब जीत जाएंगे तब सीएम तय होगा। फिर वो आगे बताते हैं कि लोगों में कोई भ्रम नहीं है, वे जानते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सीएम कौन होगा। वास्तव में देखा जाए तो भ्रम ही तो है कि आदिवासी वोटों से चुनाव जीतकर भाजपा किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों को कोई भ्रम नहीं है, उसके लिए क्या ही कहा जाए। जब इंडियन एक्सप्रेस और कुरेदने की कोशिश करती है कि क्या लोगों को सीएम चेहरे की जरूरत नहीं होगी, मारांडी का जवाब आता है कि लोगों के पास सीएम चेहरे के बारे में स्पष्टता है, वे जानते हैं कि कौन सीएम बनेगा। इन जवाबों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। जब जीतेगी भी तो ईवीएम के खेल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे परिस्थिति में चिट से मुख्यमंत्री तय होगा और वो आदिवासी तो नहीं ही होगा। इन पर अगला सवाल दागा जाता है कि क्या आप सीएम का चेहरा हैं। जवाब आता है, मैं तो बस एक कार्यकर्ता हूँ। यह जवाब भाजपा में शामिल होने वाले सभी नेताओं को भाजपा में शामिल होने के साथ ही रटा दिया जाता है। फिर उनसे पूछा जाता है कि विपक्ष ने भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। मारांडी ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आज़ाद भारत के 70 से ज़्यादा सालों में किसने ध्रुवीकरण की राजनीति की। अगर हिंदू ध्रुवीकृत हो रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्यों है। आप कांग्रेस और सहयोगी मुस्लिम वोट लेते हैं, उन्हें भाजपा के खिलाफ डराते हैं। आप सभी भी ऐसा करते हैं। अगर भाजपा हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती है तो आपको दिक्कत है। हमें देश बचाना है, जब हम देश को एकजुट करने की कोशिश करते हैं तो आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है। बाबूलाल मरांडी के कहने का मतलब हिंदुओं का ध्रुवीकरण जरूरी है, इसलिए आदिवासियों को भी उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदू घोषित कर दिया। जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में धर्म के नाम पर वोट मांगने की मनाही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां वोट नहीं मांग सकती। धर्म के नाम पर अभी हालिया दिनों में ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की थी, जहां पर वे मुसलमानों के विरुद्ध घृणा से भरे भाषण दिए थे और उनके ऊपर मामला भी दर्ज कर लिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने अगला सवाल पूछा कि भाजपा का कहना है कि विपक्ष ने दलित और आदिवासी वोट पाने के लिए संविधान और आरक्षण पर भ्रामक अभियान चलाया। क्या आपकी पार्टी अभी भी इसका सामना कर रही है। कांग्रेस ने आदिवासी नेता को गैर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाने की हिम्मत कहाँ दिखाई। आदिवासियों का सम्मान सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। क्या वैसे ही जैसे झारखंड में आदिवासियों के ज़मीन का कानून CNT एक्ट और SPT एक्ट को आदिवासियों के हित में संशोधन कर रही थी या पूंजीपतियों के हित में। इन कानूनों के संशोधन में आदिवासियों का हित और सम्मान कहाँ है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ों की कटाई और आदिवासी लोगों को विस्थापित करने में इन्हें आदिवासियों का सम्मान दिख रहा है। गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं में यहाँ तक कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा करने में भी हजारों आदिवासियों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा है। भाजपा के लिए ये सम्मान की बात हो सकती है, लेकिन आदिवासियों के लिए यह समूल नष्ट होने की दिशा में उठाया गया कदम है। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। क्या कांग्रेस ऐसा करने की हिम्मत करेगी। भ्रामक अभियान का अपना अस्तित्व था और अब यह प्रभावी नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि हमने उनका मुकाबला कर लिया है। इसका जवाब मैंने ऊपर ही दे दिया था कि इन दोनों राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्रियों को प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है ताकि संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन उन्हीं के हाथों से संपन्न हो। आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन को पूंजीपतियों को जब दिया जाएगा तब आदिवासियों की लड़ाई अपने ही आदिवासी मुख्यमंत्री से होगी, जबकि पूंजीपति मुख्यमंत्री को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। मारांडी ने आगे कहा कि लोग कहते हैं कि आप आदिवासी नेता हैं, लेकिन गैर आरक्षित सीट से लड़ना पसंद क्यों करते हैं। क्या यह कोई अपराध है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो एक आदिवासी नेता को सामान्य सीट से चुनाव लड़ाने की हिम्मत रखती है। सिर्फ मैं ही नहीं, सीता सोरेन भी गैर आदिवासी सीट से लड़ रही है। भाजपा जाति आधारित पार्टी नहीं है और वह राज्य के किसी भी हिस्से में अपने नेताओं को ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ाती है जहां से वह जीत सकती है। हेमंत सोरेन को समझौता करके अपने पत्नी को गैर आदिवासी सीट से चुनाव लड़ाना पड़ा। सीट खाली करवाने के लिए उन्हें मौजूदा विधायक को राज्यसभा भेजना पड़ा।
देखिए, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आदिवासी मतदाता 67 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। भले संख्या कम है, लेकिन दूसरे नंबर के प्रत्याशी को जिताने का दम तो रखते ही हैं। इस पर बाबूलाल मरांडी की इस बात पर मैं भी सहमत हूँ कि यदि आदिवासी अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ के जीतता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से झारखंड विधानसभा में आदिवासी विधायकों की संख्या 28 से भी ज़्यादा हो जाएगी। यह अच्छा संकेत है। लेकिन हेमंत सोरेन को समझौता करके अपनी पत्नी को गैर आदिवासी सीट से चुनाव लड़ाने वाली बात परिपक्व नहीं है। दूसरे राज्य के आदिवासी सूची के व्यक्तियों के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में ही यह प्रावधान है कि वे लोग यदि चुनाव लड़ना चाहेंगे तो दूसरे राज्य के आरक्षित सीटों से नहीं लड़ पाएंगे। बाबूलाल मरांडी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल कि विपक्ष के कई नेताओं ने भाजपा पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनमें से कई ईडी की नज़र में हैं, लेकिन भाजपा नेताओं पर कोई छापेमारी नहीं हो रही है। इस पर वे बोलते हैं कि चोरी करने वालों या गलत काम करने वालों को जेल जाना चाहिए। इस राज्य में आपकी यानी कि झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार है। अगर आपको कोई चोर मिल जाए तो उसे जेल में डाल दीजिए। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय भी जितने भी घोटाले सामने आए उनमें उनके नेताओं की पोल खुली थी। जिस 2G के कारण मनमोहन सिंह को घोटाले का दोषी ठहराया गया था, सुप्रीम कोर्ट में वह मामला गलत साबित हुआ और कैग के विनोद राय ने भी अपनी गलती स्वीकार की कि उसकी रिपोर्टिंग गलत थी। मतलब यूपीए सरकार को गिराने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसमें कॉरपोरेट लोगों के मीडिया समूह भी शामिल थे और देश में भ्रष्टाचार का एक काल्पनिक महल खड़ा किया गया था। दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि कांग्रेस उस नैरेटिव से नहीं लड़ पाई। एजेंसियों के गलत उपयोग पर आगे पूछे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां बाबूलाल मरांडी के दरवाजे क्यों खटखटाएगी। बात सही है, भाजपा और सहयोगी राजनीतिक पार्टियों के यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि कभी छापा मारने जाती ही तो नहीं है, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है। विपक्ष का होने से वहाँ पर भ्रष्टाचार होगा ही, इसी की गारंटी स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी लगे रहती है। और जो भ्रष्टाचारी भी होता है और भाजपा में शामिल हो जाता है तो वह धुल जाता है और साफ छवि का बन जाता है। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर खुद नरेंद्र मोदी ने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया और अगले ही सप्ताह अपनी पार्टी तोड़कर अजीत पवार एनडीए में शामिल हो गए। कुछ दिनों बाद वह ईडी के मामले से ही बरी हो गए। झारखंड में मधु कोड़ा क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और क्यों मधु कोड़ा जी चुनाव नहीं लड़ सकते, इसका जवाब भी भाजपा को देना चाहिए। तो चलिए, ये तो इनकी जो साक्षात्कार थी उससे निकली हुई बातों पर मैंने यह वीडियो बना दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सबको धन्यवाद। जोहार।